Welcome to MediJ classes. This is second lecture of General Organic Chemistry class 11. Basically ये जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म उसके ही एक पार्ट्स में ऐसा आता है एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ओके, नाउ हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आइसोमेरिज्म आइसोमर्स क्या होते हैं. सो the compounds having same molecular formula but different chemical and physical properties is known as isomers, and the phenomena of showing this is known as isomerism. जिसमें हमने पढ़ा था कि isomerism is generally of two type, structural isomerism and stereoisomerism. ओके, जिसमें हमने, चलिए मैं हायरार्की बना देता हूं, that is isomerism phenomena is of two type. One is structural and another one is stereo. Structural में फर्दर 6 टाइप का हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, एंड इस स्टेरियो आइसोमेरिज्म का 3 पार्ट होता है, दैट इज ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड कन्फॉर्मेशनल. ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड कन्फॉर्मेशनल, ये बेसिकली 3 होते हैं ऑप्टिकल का. हम इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे बिकॉज स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है एंड दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ठीक है, सो नाउ स्टार्ट करते हैं. पहले ये देखते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म में क्या बेसिक डिफरेंस है. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो कंपाउंड्स होते हैं दैट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर, यानी एक लेफ्ट में है तो दूसरे स्ट्रक्चर में राइट में आ गया, ठीक है, अप है, डाउन है, तो इस टाइप से अरेंजमेंट यानी मॉलिक्यूल्स ही क्या करते हैं, चेंज हो जाते हैं. जैसे मान लीजिए कि ये फिंगर्स हैं, ठीक है, फिंगर्स को मैंने ये आगे पीछे कर दिया तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, आपका चेंज हो जाएगा. यानी अगर मैं फिंगर्स को अलग अलग अरेंजमेंट करूं तो अरेंजमेंट चेंज होगा. सो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसमें सिर्फ पोजीशन चेंज होता है. जैसे मान लीजिए चारों के चारों फिंगर्स अभी जो है एक साथ है, इसमें से एक को इस साइड मूव किया, एक को इस साइड मूव कर दिया, ठीक है, यानी अरेंजमेंट खाली चेंज कर देंगे तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है. एंड अगर इसके पोजीशन को चेंज किए बगैर इसके अरेंजमेंट सारे का लोकेशन ओरिएंटेशन ही चेंज कर दूं तो इसको हम स्टेरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं. यानी स्टेरियो आइसोमेरिज्म में जो स्पेशियल अरेंजमेंट है यानी 3D में अरेंजमेंट है एटम का वो चेंज होता है, स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं करते हम. ठीक है, सो व्हाट इज स्टेरियो आइसोमेरिज्म. स्टेरियो isomerism. So the isomers that differ in the relative arrangement of atom in space, यानी एटम का स्पेस में रिलेटिव अरेंजमेंट चेंज हो जाए तो ऐसे में जो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज द स्टेरियो आइसोमेरिज्म. सो स्टेरियो आइसोमेरिज्म और द कंपाउंड ऐसे बोल सकते हैं, द stereo isomers are the compound which differ in spatial arrangement of atoms in space. ठीक है, जो सिर्फ एटम का स्पेशियल जो अरेंजमेंट है यानी 3D स्पेस में जो अरेंजमेंट है उसको सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज करते जाइए तो इससे प्रोड्यूस हो जाएगा आपका स्टेरियो आइसोमेरिज्म. 3 टाइप का होता है, उसमें से हम पहला पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. काफी लंबा टॉपिक है, हो सकता है कि पूरा लेक्चर ऑप्टिकल
आइसोमेरिज्म पे ही निकल जाए। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए अपने को सबसे पहले समझना पड़ेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी का। ऑप्टिकल मतलब क्या होता है, लाइट से रिलेटेड जो फेनोमेनन है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो उसके लिए ऑप्टिकली मतलब लाइट, लाइट से रिलेटेड फेनोमेना। ठीक है, तो हम ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे पोलराइज्ड लाइट, जो कि अगेन आपका 12th के फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स करके चैप्टर है, उसमें फिर से आपको पढ़ने को मिलेगा फिजिक्स में। पोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है इन जनरल जो नॉर्मल लाइट होता है, जो हमें सन से लाइट ऑब्टेन्ड होता है, ओके, वो हर एक डायरेक्शन में ऑसिलेट करता रहता है। हमने पढ़ा है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट कैन ऑसिलेट्स इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, बट लेकिन एक्सिस ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है। इसको बोलते हैं हम अनपोलराइज्ड लाइट, यानी द लाइट इन विच दैट ऑसिलेट्स इन ऑल द पॉसिबल प्लेन्स, ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, अपने एक्सिस ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये सारे अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, नॉर्मल जो लाइट होता है वो चाहे किसी का भी टॉर्च का लाइट हो या सन का लाइट हो, वो सब अनपोलराइज्ड लाइट होता है। नाउ एक डिवाइस होता है, मतलब एक क्रिस्टल होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, जैसे कि निकोल प्रिज्म एंड टॉर्मेलिन प्लेट, बहुत सारे होता है। अभी हम जो बनाए हैं वो टॉर्मेलिन प्लेट होता है। ये मान लीजिए आपका है टॉर्मेलिन क्रिस्टल, ये बेसिकली केमिकल सब्सटेंस कंपाउंड है। तो ये इसका पास, इसको बोलते हैं ऑप्टिक एक्सिस, यानी बीच में जो होता है दैट इज नॉन एज ऑप्टिक एक्सिस। जब अनपोलराइज्ड लाइट, यानी हर एक डायरेक्शन में ऑसिलेट करने वाला लाइट, जब इस टॉर्मेलिन क्रिस्टल के पास होता है, तो टॉर्मेलिन क्रिस्टल के पास एक प्रॉपर्टी होता है कि ये ऐसा लाइट जो, जैसे मान लीजिए टॉर्मेलिन प्लेट ऐसा है, तो जो लाइट ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल होगा सिर्फ वही लाइट बाहर निकलता है, बाकी सारे लाइट को या तो एब्जॉर्ब कर लेता है या आपका रिफ्लेक्ट कर देता है। इसका मतलब हुआ कि जब ये लाइट इस साइड निकलेगा तो लाइट का सिर्फ एक ही कंपोनेंट बच जाएगा, यानी वो सिर्फ एक ही प्लेन में ऑसिलेट करेगा। ठीक है, अभी लाइट हर एक डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन जब इस टॉर्मेलिन प्लेट से पास होता है तो ओनली द लाइट which is parallel to the optic center will pass and all other will either absorb or reflected back। तो सिर्फ हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, एक ऐसा लाइट मिलेगा जो सिर्फ एक ही प्लेन में ऑसिलेट करता है, अप्स एंड डाउन ऑसिलेट होता है। तो ये यानी ऐसा लाइट जो सिर्फ एक ही प्लेन में ऑसिलेट करता है, दैट इज नॉन एज पोलराइज्ड लाइट। तो लाइट को पोलराइज करने के लिए आपको दूसरे, इसको बोलते हैं पोलरॉइड, जो पोलराइज कर दे उसको बोलते हैं पोलरॉइड। जैसे निकोल प्रिज्म है, ठीक है, आपका एक ये टॉर्मेलिन प्लेट हो गया, उसके अलावा निकोल प्रिज्म है, इसके भी वही काम होता है। ठीक है, तो अनपोलराइज्ड लाइट को जब पास किया क्रिस्टल से होके, तो एक पर्टिकुलर प्लेन में ही वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही यानी अप्स एंड डाउन ऑसिलेट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द पोलराइज्ड लाइट। अब पोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी इसका ठीक हाफ होता है। रीजन कि जो अनपोलराइज्ड लाइट होते हैं, लाइट जो भी है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड होते हैं जो ऑसिलेट करता रहता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। नाउ तो अगर इसका इंटेंसिटी आई है तो आप देखो कि सिर्फ एक ही कंपोनेंट बाहर जाएगा, एक कंपोनेंट जो है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो सिर्फ एक कंपोनेंट का ही इंटेंसिटी बाहर आएगा। तो अगर इसका इंटेंसिटी आई है, मतलब आई नोट है, तो इस इंटेंसिटी आई नोट बाय 2, यानी लाइट का इंटेंसिटी घट जाता है। इस पोलराइज्ड लाइट का, यानी इस जो ये आजकल स्पेक्स आते हैं, पोलराइज्ड चश्मे आते हैं,
जिसमें कि आप देख करके सन की ओर आराम से देख सकते हो। वो करता क्या है, जो सन का लाइट आता है उसको पोलराइज करके इंटेंसिटी घटा देता है, जिससे आप इजीली उसको विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे कैमरा में भी आते हैं, कैमरे से के थ्रू आप सन का भी पिक ले सकते हो। क्यों? क्योंकि सन जो लाइट होता है वो उसमें पोलराइज ग्लास लगा होता है जो लाइट की इंटेंसिटी को घटा देता है। ठीक है, जैसे रात को भी हेडलाइट्स होते हैं, जो सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही होती है तो हमें हेडलाइट्स बहुत ब्राइट दिखाई देता है, तो उसके लिए पोलराइजेशन चश्मा का अगर यूज करते हैं तो बहुत डिम दिखाई देगा। पोलराइजेशन का हम डेली लाइफ में बहुत जगह पे यूज होता है। तो व्हाट इज पोलराइज लाइट? जो अनपोलराइज लाइट होता है, जब उसको टर्मलिन प्लेट और निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, देन लाइट ऑब्टेन ओनली ऑसिलेट इन सिंगल प्लेन। दिस लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्लेन पोलराइज लाइट। अब आता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो कहता है कि जो सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस जो इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यानी ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सो ऐसा बोल सकते, दी कंपाउंड which can rotate the plane polarized light is known as optically active compounds। and सिर्फ ऐसे ही कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, सच टाइप ऑफ कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, अभी तो डिटेल में पढ़ना है बहुत सारे कंपाउंड्स के रिगार्डिंग। नाउ अब इसका मीनिंग क्या होता है ये देखिए। मान लीजिए कि एक कंटेनर में आपने एक कंपाउंड का मिक्सर ले लिया। ठीक है, अपने को पता नहीं है कि ये जो सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, और आपने क्या किया, यहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट आपने इस पे इंसिडेंट कर दिया। ओके, अगर जो इस सॉल्यूशन के पास हो और लाइट एज इट इज रह गया, इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बिकॉज ये लाइट को बेंड किया ही नहीं, जैसा था वैसे क्रॉस कर दिया। सो अगर लाइट को बेंड ना करे देन इट इज कॉल्ड द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। एंड अगर यही लाइट इंसिडेंट ऐसे किया और लाइट जो है वो ऐसे जा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड है वो पोलराइज लाइट को क्या किया, बेंड कर दिया। तो ये जो कंपाउंड होगा दैट इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे, such type of compound is known as optically active compound, and only such type of compound show optical isomerism। ठीक है, नाउ अब रोटेशन दो टाइप्स होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यानी हम इसको लेते हैं राइट और लेफ्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि ये जो कंपाउंड है वो पोलराइज लाइट को राइट रोटेट करता है या लेफ्ट रोटेट करता है, अगेन इट इज ऑफ टू टाइप। ठीक है, सो एंड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस दो टाइप का हो सकता है। एक को बोलते हैं आपका लीवो रोटेटरी कंपाउंड। लीवो रोटेटरी मतलब लेफ्ट रोटेशन, यानी ऐसा कंपाउंड जो पोलराइज लाइट को लेफ्ट रोटेट कर दे। ठीक है, यानी एक हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लीवो रोटेटरी कंपाउंड बोलते हैं उसको, यानी लेफ्ट रोटेशन, लीवो रोटेटरी। ठीक है, जो लेफ्ट की ओर लाइट को बेंड कर दे। इसको डिनोट कैसे करते हैं,
इट इज डिनोटेड बाय, लेफ्ट है ना तो एल, ठीक है। डेक्स्ट्रो में पॉजिटिव ले, निगेटिव लेते हैं एल और माइनस सिंबल से दिखाते हैं, यानी एल ऐसे डैश और माइनस एंटी क्लॉकवाइज होता है इसीलिए। एंड दूसरा आपका होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब राइट रोटेशन, यानी कंपाउंड से होकर के आपने पोलराइज लाइट पास किया, एंड अगर ये कंपाउंड जो लाइट को राइट रोटेट कर दे यानी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, देन सच अ कंपाउंड इज नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड बोलते हैं। और इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय आइदर डी हाइफन और पॉजिटिव से, मतलब प्लस सिंबल से। ये दोनों चीज यहां दिख जाए तो समझ जाएगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के रिगार्डिंग है। नाउ इसके बाद आता है व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन, और हम अभी देखेंगे भी कि सारे का सारा कंपाउंड जो होते हैं वो ऑप्टिकल किस टाइप के कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। उससे पहले एक टॉपिक है कि ये लेफ्ट एंड राइट रोटेट करेगा, लेकिन लेफ्ट में कितना रोटेट करेगा, राइट में कितना रोटेट करेगा, इसको फाइंड करने के लिए एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन के हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस लाइट को कितना डिग्री राइट और कितना डिग्री लेफ्ट बेंड करेगा। सो न्यू टर्म इज स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, एंड देन आफ्टर हम कंपाउंड्स पे आएंगे। सो व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन? स्पेसिफिक रोटेशन है क्या? तो देखिए स्पेसिफिक रोटेशन क्या है। स्पेसिफिक रोटेशन एक पर्टिकुलर लाइट के लिए, इसलिए इसको स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं, क्योंकि ये जो कैलकुलेट किया जाता है वो पर्टिकुलर लाइट के लिए कैलकुलेट किया जाता है। सो स्पेसिफिक रोटेशन है कि टोटल कितना डिग्री से कोई चीज रोटेट करता है। सो द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन, it is the number of degree of rotation by, इसको स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं? जो सबके लिए वैलिड हो उसको स्पेसिफिक नहीं बोलते हैं, जो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए वैलिड होता है उसको ही हम सिर्फ स्पेसिफिक बोलते हैं। और ये स्पेसिफिक क्यों है? उसका रीजन है द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन बाय 1 gram of substance in 1 ml solution, rotation by 1 gram of substance in 1 ml of solution। 1 ग्राम सब्सटेंस जो 1 ml सॉल्यूशन में है, और ये फिट किस में? एक ट्यूब में। ठीक है, सो इन अ ट्यूब जिसका लेंथ भी फिक्स होता है ऑफ सॉल्यूशन, इन अ ट्यूब ऑफ पाथ लेंथ 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर का जो है आपका पाथ लेंथ होना चाहिए, यूजिंग डी लाइट जिसका 589 नैनोमीटर वेवलेंथ होता है। ठीक है, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इट इज
डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा इंटू डी। अब देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। पहले स्टार्टिंग में समझ गया कि 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, यानी 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो और एक ऐसा ट्यूब में भरा हुआ हो, यानी ये जो सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं कि कंटेनर कितना भी हो, ये जो सॉल्यूशन है ये आपका 1 डेसीमीटर के पाथ लेंथ में ये भरा हुआ हो और लाइट हमने यहाँ से पास किया, तो ये जितना एंगल से भी बेंट होगा, और इसमें पता ही है कि 1 ग्राम इन 1 ml सॉल्यूशन है, तो जितना एंगल से रोटेशन करेगा वो आपका स्पेसिफिक रोटेशन के बराबर होगा। नाउ इसमें एक टर्म आया है कि डी लाइट। डी लाइट एक्चुअली में सोडियम लाइट का ही पार्ट है। आपने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ऐसे ही अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं जो लाइट निकालता है उसका भी स्पेक्ट्रम होता है। तो सोडियम के जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो 589 नैनोमीटर का जो लाइट होता है, उस लाइट के थ्रू इस स्पेसिफिक रोटेशन को मेजर किया गया। हर एक चीज में एक स्टैंडर्ड मानते हैं ना, जैसे एटॉमिक मास यूनिट में हम किसका मास लेते हैं, कार्बन का, क्यों, बाकी सबका भी ले सकते थे, तो हमेशा ही कोई ना कोई एक रेफरेंस वैल्यू सेट किया जाता है, ठीक है, फिर उसके रिस्पेक्ट में हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लाइक द सेम ये जो डी लाइट है ये बेसिकली सोडियम का लाइट होता है, ठीक है। तो सोडियम में भी क्या होता है, अलग अलग स्पेक्ट्रम, बहुत सारा रेंज ऑफ लाइट होता है, उसमें से पर्टिकुलरली 589 एग्जैक्ट वैल्यू बोलो तो 589.3 नैनोमीटर होता है। हम 589 ले सकते हैं, एग्जैक्ट जो होता है वो 589.3 नैनोमीटर जितना रोटेशन प्रोड्यूस करता है उसको हम स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसको अल्फा डी सिंबल से इंडिकेट करते हैं। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है ये देखिए कि द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ डी लाइट इज गिवन बाय ऑब्जर्व्ड रोटेशन, जिसको हमें निकालना होता है। ये वैल्यू बहुत सारी चीजों के लिए फिक्स होता है, दिया रहता है, ठीक है। ऑब्जर्व रोटेशन अपॉन लेंथ कितना था, लेंथ ऑफ ट्यूब आपको किस में लेना है, डेसीमीटर में, इनटू कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन आपको किस में लेना है, तो देखिए 1 ग्राम इन 1 ml, यानी ग्राम पर ml में लेना है। ये निकल गया आपका फॉर्मूला टू फाइंड दी स्पेसिफिक रोटेशन। यानी अगर स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड करने बोलेगा, इन दैट कंडीशन आपको ऑब्जर्व रोटेशन दिया रहेगा, और ऑब्जर्व रोटेशन फाइंड करने बोलेगा तो आपको स्पेसिफिक रोटेशन दिया रहेगा। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछता, रिपीट करता है। अब जब क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखोगे तो इसमें पूछता है, मतलब पूछे जाने वाला टॉपिक है, ऐसा नहीं कि हर एक साल पूछता ही है, बट पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक आते हैं, ठीक है। फाइंड द स्पेसिफिक रोटेशन, ऑब्जर्व रोटेशन। ऑब्जर्व रोटेशन का मतलब क्या हुआ, जो हम किसी भी लाइट के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं, और स्पेसिफिक रोटेशन का वैल्यू फिक्स होता है, ठीक है। बाकी ट्यूब इन लेंथ और ये कुछ सारे डेटा तो दिया ही रहेगा, सिर्फ एक को छोड़ करके। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्पेसिफिक रोटेशन। नाउ कैसे पता लगेगा, कोई कंपाउंड दे दिया और आपको बताना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। सेम टाइप के प्रॉब्लम्स भी आएंगे आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 में, फर्स्ट बुक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां भी ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो ऑप्टिकल, कुछ ज्योमेट्रिकल, मतलब ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, वहां भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ हम पढ़ते हैं कि कैसे पता लगेगा कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है एंड कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अगर हमारे पास उसका केमिकल फॉर्मूला पता हो तो हम देख के बता सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा
या नहीं होगा। उसके लिए कंसेप्ट आता है कायरलिटी का, कायरल एंड अकायरल या एकायरल, ठीक है, वो आपको पता होगा तो ही आप किसी भी कंपाउंड को बता सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो देखिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ कायरलिटी। कायरलिटी का मतलब होता है किसी कंपाउंड का मिरर इमेज लीजिए एंड इफ मिरर इमेज इज नॉट सुपर इम्पोज, मिरर उठा के और पहले वाले कंपाउंड पे रखिए, अगर वो सुपर इम्पोज हो गया यानी एग्जैक्टली फिट बैठ गया तो ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव माना जाता है, यानी ऐसे कंपाउंड लाइट को रोटेट नहीं करता है। एंड जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, पी, मान लीजिए पी शेप का कोई कंपाउंड, अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे। पी का मिरर इमेज क्या आएगा, ये। अब इस पी को मैं इस वाले पर रखता हूं, क्या सुपर इम्पोज होगा? मतलब आपको फोल्ड नहीं करना है, आपको इसको उठाना है और यहां पर रखना है, तो फिट नहीं बैठेगा। क्यों? पी में ये इस साइड है और इसमें इस साइड अगर रखूंगा भी तो ऐसे हो जाएगा। एग्जैक्टली मैच किया? नहीं किया, ठीक है। सो चेक करना हो तो आसान तरीका है कि इफ द मिरर इमेज ऑफ वन कंपाउंड इज नॉट superimposed on the first compound, then such a compound is optically active. For example, A का मिरर इमेज क्या आएगा, A। अब इसको उठा के मैं यहां रखूंगा तो एग्जैक्टली फिट हो जाएगा, फोल्ड नहीं करना है, उठा करके इस पे प्लेस करना है, ठीक है। तो मैं इसको उठा कर रखूं तो एग्जैक्टली इस पे प्लेस हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो भी कंपाउंड है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। सो जिसका मिरर इमेज खुद के कंपाउंड के साथ में, जो खुद के कंपाउंड के साथ में सुपर इम्पोज नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं कायरल कंपाउंड। एंड जैसे ये कायरल कंपाउंड है, ये ए कायरल कंपाउंड है, मतलब जिसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज ना हो। सो an object or molecules which is non superimposable on its mirror image is called chiral। बाद में हम पढ़ेंगे chiral का मीनिंग भी एक अलग होता है, यानी जिस मॉलिक्यूल्स का मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल हो उसको हम chiral कंपाउंड बोलते हैं, ओके। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमें chirality देखना पड़ेगा। सो chiral and a chiral compound. So a molecules which is non superimposable on its mirror image. So a molecules which is non super impossible on its mirror image is known as chiral compound। एंड कायरल कंपाउंड में कायरल सेंटर होता है। कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है कि ये तो कायरल कंपाउंड हो गया, कायरल सेंटर का मतलब होता है कि कंपाउंड में ऐसा कार्बन जो जिसके चारों के चारों सब्स्टिट्यूट अलग अलग हो, यानी किसी कंपाउंड में जो कार्बन एटम है, जो कि आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक में बिना कार्बन का बनता नहीं है, और कार्बन तो रहता ही रहता है। सो अगर किसी कंपाउंड में कार्बन से अटैच्ड सारे के सारे ग्रुप अलग अलग हो, तो इन दैट कंडीशन दिस कार्बन इज नोन एज कायरल सेंटर।
ठीक है, कायरल कंपाउंड में कायरल सेंटर होता है, और अगर कायरल कार्बन नहीं है तो इन दैट कंडीशन वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो कायरल में तुरंत क्या कीजिए, उसका मिरर इमेज बना दीजिए, अब पता लग जाएगा कि वो कंपाउंड जो है आपका वो कायरल है कि नहीं है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल इधर कायरल सेंटर था, यानी ऐसे बोल सकते हैं, इफ द एटम्स और group of atoms attached with carbon is different, then जो कार्बन is known as chiral center, इसको हम chiral center बोलते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में क्या होता है आपका HOOC, बिकॉज हम उसी से अटैच करते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं कि COOH, यहाँ पे आपका होता है CH3, यहाँ पे H, और इस साइड में होता है आपका OH। ये उसका डायग्राम है लैक्टिक एसिड का। अगर मैं इसका मिरर इमेज निकालूं तो क्या आएगा, COOH CH3 OH H, ये उल्टा हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि इधर बेंट हो गया इधर बेंट हो गया तो सुपर इम्पोज नहीं करेगा। ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं इसको उठा के यहाँ रखूं तो H OH के ऊपर आएगा और OH H के ऊपर आएगा, तो कंप्लीटली फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि लैक्टिक एसिड का जो मिरर इमेज है वो आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इसका मतलब है कि लैक्टिक एसिड जो है दैट विल शो द ऑप्टिकल, यानी लैक्टिक एसिड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी है, अभी देखते हैं। तो पहले ये तो हो गया आपका कि मॉलिक्यूल्स विच इज जिसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, यानी सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। मैं इसको उठा करके इस पे रखूंगा तो ये दोनों मैच नहीं करेगा, यानी इसको मैं सुपर इम्पोज नहीं कर सकता। दैट्स वाई ये जो है आपका क्या है, दिस कंपाउंड लैक्टिक एसिड इज व्हाट, लैक्टिक एसिड जो है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें एक और चीज आता है कि जो ये मिरर इमेज बना है इसको एनांसियोमर्स बोलते हैं, यानी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर नॉन एज एनांसियोमर्स। ठीक है, यानी ये इसका एनांसियोमर्स कहलाएगा, और ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें कायरल है। देखिए इधर कायरल सेंटर है, ऑब्वियसली है, C है, OH अलग ग्रुप है, H अलग है, COOH अलग ग्रुप है, एंड CH3 अलग ग्रुप है। तो यानी ये जो कार्बन है वो कायरल सेंटर है, क्योंकि कई बार काउंट करने के लिए आता है फाइंड द नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे कंपाउंड में कायरल ही हो। अब ये वाला कायरल वाला पोर्शन नहीं आएगा, उसमें तो O अटैच है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी कंपाउंड में सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है तो सारे के सारे कायरल होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उसमें एटलीस्ट एक तो कायरल पोर्शन होना ही चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हो गया कायरल। इसका ठीक उल्टा अकायरल कंपाउंड क्या होगा, जिसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाए। ठीक है, सो अ मॉलिक्यूल्स विच इज superimposable on its mirror image is known as achiral compound। पहले हमने कायरल देखा था और ये आपका आ गया अकायरल, यानी जिसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो। अभी हम देखेंगे ऐसे डायग्राम कि जिसका मिरर इमेज जो है वो आपका इजीली सुपर इम्पोज कर जाता है, जैसे पी ब्लॉक टाइप का जो करोगे तो। ठीक है, और ऐसे में कायरल सेंटर हो, ऐसा कायरल सेंटर नहीं होता जनरली, तो ही ऐसा देखा गया है, यानी ऐसे में कायरल सेंटर नहीं होता है। सो इसमें देखिए इसका एग्जांपल आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे आपने देख ही लिया कि ठीक उसका उल्टा एक कंपाउंड होता है
CHHCl ठीक है, क्लोरो ब्रोमो मीथेन है ना, एक ही कार्बन है, क्लोरो ब्रोमो मीथेन। अगर मैं एक, तो ये कायरल सेंटर नहीं है, देखने से पता लगता, क्यों? क्योंकि इसमें ये दो ग्रुप ऐसा है जो सेम है, तो ये कायरल सेंटर नहीं है, तो ये तो ऐसे ही ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। और मिरर इमेज की बात करो इसका, ये यहाँ पर रख दीजिए आप मिरर, तो इसका इमेज भी क्या होगा, C क्लोरो ब्रोमो H। ये सुपर इम्पोजिबल है। अब बोलोगे चलो ठीक है, ये इस पे सेट हो जाएगा, लेकिन ये इस पे सेट नहीं होगा। तो पहले बता दूं कि ऐसे में ऐसा कभी देखा जाता है कि ये इस साइड है, ये इस साइड नहीं है, तो दोनों ऊपर साइड ना, तो ये हाँ, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता कि यहाँ पे ब्रोमीन आ जाता और यहाँ पे क्लोरीन होता, तो ये भी सुपर इम्पोजिबल नहीं था। लेकिन अभी क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि ये थोड़ा सा मुड़ गया, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, मैच करेगा, ठीक है। ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, ये भी मैच करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन, देखते हैं, ये तो डिट्टो के डिट्टो सेम हो गया, इसीलिए इससे था फर्क नहीं पड़ता है कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ। और ऐसा भी नहीं कि दो एटम जो है सुपर इम्पोज हो गया, बाकी एटम सुपर इम्पोज नहीं हुआ, तो सुपर इम्पोज, ऐसा नहीं, सारा का सारा एटम सुपर इम्पोज होने, यानी ऐसे ढके कि दिखाई ना दे, ठीक है। इन दैट कंडीशन इसको बोलते हैं हम सुपर इम्पोजिबल। आप चाहो तो टेढ़ा क्यों बनाने का, आप चाहो तो सीधे क्लोरीन बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं तो समझाने के लिए आपको बताया था कि कई बारी जो कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा सा टिल्ड कर देता है, इधर कर दिया, ये वाला पोर्शन जो था इस टाइप से कर दिया और इधर कर दिया, तो ध्यान रखिएगा उसमें वो सुपर इम्पोजिबल, चूंकि हम इसको स्ट्रेट लिख सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये आ गया यहाँ पे, देखते हैं ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली सेम हो गया, कायरल सेंटर नहीं है, तो ये आपका अकायरल कंपाउंड कराएगा। दिस इज द व्हाट, क्लोरो ब्रोमो मीथेन। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो सुपर, जैसे एग्जांपल CH3CH2OH, मिरर इमेज लेंगे क्या लगेगा, सबको लगेगा ऐसा HOH2CH3C, ऐसे कभी नहीं कीजिएगा, यानी ये केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मिरर इमेज है, ना कि अपने सब कुछ उल्टा कर दिया। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसको उल्टा के भी लिखूंगा, ठीक है, तो भी वही का वही आएगा, यानी HO अब CH2CH3, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये सुपर इम्पोजिबल है, यानी सेम कंपाउंड, इसमें आपका सिमेट्रिसिटी कहाँ पे है ही नहीं, तो ये ऐसे भी सुपर, यानी CH3CH2OH है। अब ये स्ट्रक्चर बना के देख लो, तो ये सुपर इम्पोजिबल है, ऐसा नहीं है। फिर तो ऐसे में क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा पुल, ये सी इधर है, ये सी इस साइड होना चाहिए, ऐसा नहीं करने का। एग्जैक्टली जो हम देखते हैं कि वो हो जाता है, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। मैं आपको पहले बताया हूँ कि देखिए आपको एग्जैक्टमेंट यहाँ से पता लगेगा सुपर इम्पोजिबल का, कि ये वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे आकर के सेट हो गया, यानी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ क्लोरीन है और यहाँ पे आपका क्लोरीन है और ये ब्रोमीन है, तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है, एग्जैक्टली सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है। वो स्ट्रेट होता है। और पहली बात कि इसमें कोई भी कायरल है ही नहीं, और जब कायरल नहीं होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। सो दिस इज द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, वो उसको करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑप्टिकली एक्टिव ऐसे ही है, ठीक है। तो ये आ गया आपका ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कायरल और अकायरल। अब आता आपका व्हाट इज एनांसियोमर्स। अभी बताया कि जो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज मिलता है ना, उसको हम एनांसियोमर्स बोलते हैं। जो इमेजेस मिले उसको हम एनांसियोमर्स बोलते हैं, खास करके वो जो सुपर इम्पोजिबल नहीं हो। सो आइसोमर्स में जो नॉन सुपर इम्पोजिबल, दैट इज कॉल्ड एनांसियोमर्स। डिफाइन लिखने की हम जरूरत नहीं है, मैं एग्जांपल के थ्रू ऑलरेडी बता दिया हूँ आपको, ठीक है।
कि ये आपका इनांशियोमर्स क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस। एग्जाम्पल के थ्रू आप ऑलरेडी मैंने आपको दिखा भी दिया, और दूसरा भी देख लीजिए, HC2H5CH3OH, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सॉरी। अब अगर इसका मिरर इमेज लेंगे तो क्या बनेगा, Cl C। पहले ये देखिए ना कि ऑप्टिकल ये कायरल है कि नहीं है, कायरल है। इस कार्बन से जितने भी ग्रुप अटैच हैं वो सारे के सारा डिफरेंट है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा ही, और ऑप्टिकली एक्टिव है इसका मतलब है कि इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये जो दो ग्रुप एलिमेंट मिलेंगे वो आपका आपस में इनांशियोमर्स कहलाएगा। सो CH CH3 C2H5। मैं पहले बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि C2H5 है तो आपको 5H जो आप रियल लाइफ में मिरर देखते हो वैसे नहीं करने का, वो कंपाउंड वैसे का वैसे ही रहेगा। और इसको स्टेरियो क्यों बोलते हैं, अब आपको समझ आ गया। इसमें और इसमें क्या फर्क है, खाली रोटेशन हो गया है तो प्रॉपर्टी चेंज हो गया है। आप ये नहीं है, ये इसका प्रॉपर्टी कुछ और होगा, इसका प्रॉपर्टी कुछ और होगा, सिर्फ रोटेट किया है। स्पेशल स्ट्रक्चर मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ इसको रोटेट कर दिया है, तो भी इसका प्रॉपर्टी सारे का सारा प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, इसका प्रॉपर्टी जो है आपका चेंज हो जाएगा। सो जो मिरर इमेज होता है दैट इज नोन एज इनांशियोमर्स। ठीक है, आपका डायग्राम दिख गया। नाउ इसी में एक फॉर्म आता है मेजो फॉर्म, यानी ऐसा फॉर्म जिसमें कायरल कार्बन है, यानी कायरल कार्बन होना। अभी हम एक चीज देखेंगे कि कायरल कार्बन होना 100% ऑप्टिकली एक्टिव एलिमेंट का पहचान नहीं है। ये प्राइमरी लेवल पे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे एलिमेंट आए तो ठीक है जिसमें एक से ज्यादा कार्बन का, अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा मैं। तो कायरल कार्बन है फिर भी वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऐसे कंपाउंड को मेजो कंपाउंड बोलते हैं। इनांशियोमर्स क्या था, जो मिरर इमेज था दैट इज कॉल्ड इनांशियोमर्स, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल था, और सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर नॉन एज मेसोफॉर्म। इनांशियोमर्स एंड मेसोमर्स, मेसोमेरिज्म बोलते हैं उसको, यानी सुपर इम्पोज हो गया तो मेजो में चला गया, और नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो इनांशियोमर्स है। तो अभी हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फंडामेंटल कंडीशन फॉर इनांशियोमर्स। यानी इनांशियोमर्स होने के लिए सिर्फ कायरल कार्बन का होना सफिशिएंट नहीं है, एक और कंडीशन होना चाहिए। और जो इनांशियोमर्स है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, इसीलिए अपने को इनांशियोमर्स पे मेन कंडीशन लगाना पड़ेगा। सो फंडामेंटल कंडीशन फॉर इनांशियोमर्स, ठीक है। इनांशियोमर्स होने के लिए फंडामेंटल कंडीशन क्या है, दो फंडामेंटल कंडीशन, जिसमें से कोई एक भी अगर फॉल्स हो गया तो वो खत्म हो जाता है, ठीक है। द फंडामेंटल प्रॉपर्टी है डिससिमेट्री, यानी उस कंपाउंड में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई नहीं करना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब हुआ उस कंपाउंड में अगर कंपाउंड के बीच में ही हम मिरर रख दें तो ऐसा ना हो कि ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट का जो है वो आपका मिरर इमेज हो जाए। जैसे आप पानी ग्लास के, यानी आप शीशे के ऊपर खड़े हैं तो आपका इमेज एग्जैक्टली नीचे बनेगा, तो वो एक टाइप का सिमेट्रिक हो, यानी ग्लास बीच में एक सिमेट्री का फॉर्मेशन कर दिया। सो उसके लिए क्या होना चाहिए, इनांशियोमर्स जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो आपका डिससिमेट्री और कायरलिटी, दैट इज फंडामेंटल कंडीशन फॉर
enantiomers is डिसिमेट्री खास करके और कैरलिटी, कभी कभी ये दोनों चीजें अलग हो जाता है। ठीक है, ये खास करके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे आपको कि कायरल होने के बावजूद भी जो कंडीशन है वो आपका इनांसियोमर्स नहीं होता है। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं आती, इसलिए दैट्स व्हाई ज़्यादा बेटर है कि हमने ऑलरेडी कैरलिटी पढ़ा है। कैरलिटी हो तो दी बेस्ट है, हमें पता है, लेकिन हम ऐसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसमें कैरल है लेकिन सिमेट्रिक होने के कारण डिससिमेट्री होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि बीच से कट करो तो ऊपर का पोर्शन नीचे का पोर्शन एग्जैक्टली सेम हो, इसको बोलते हैं हम डिससिमेट्रिक होना। ठीक है, अब देखिए मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे लैक्टिक एसिड का ऑलरेडी हमने पढ़ रखा था, COOH OH OH, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज टार्टेरिक एसिड। ठीक है, इसमें कायरल कार्बन है कि नहीं? अब दो कार्बन कायरल कार्बन है, उसको स्टार से देखिए। इस कार्बन में OH COOH H और ये चारों अलग अलग ग्रुप और एटम्स हैं, इसीलिए ये एक कायरल कार्बन है जिसको मैंने स्टार से इंडिकेट कर दिया। नाउ ये देखिए, ये भी कायरल कार्बन है, चेक कर लीजिए। एक से OH, एक हाइड्रोजन COOH और एक से ये पूरा कंपाउंड, यानी इस कार्बन पे भी चारों के चारों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये इस कंपाउंड में टार्टेरिक एसिड में ये कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन जनरली अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब हुआ कि वो आपका इनांसियोमर्स है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ऐसे मिरर रख दूं, मिरर को अगर मैं ऐसे रख दूं तो क्या होगा? अब देखिए ध्यान से, ये जो पार्ट है वो एग्जैक्टली फोल्डेबल है। मिरर इमेज तो हम ऐसे निकालते हैं, एक कंपाउंड का दूसरा कंपाउंड, लेकिन एक ही कंपाउंड में ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा? बताइए, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ऊपर का पार्ट एग्जैक्टली नीचे वाला पार्ट का क्या है? आपका मिरर इमेज है। तो अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन है, देखिए जैसे इनांसियोमर्स का दो डिफिनेशन हो गया। इनांसियोमर्स क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस आर इनांसियोमर्स, और दूसरा जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा वो तो इनांसियोमर्स। लेकिन मिरर इमेज निकालेंगे तो वैसे ही मेजो कंपाउंड्स क्या है? इसको मेजो कंपाउंड बोलते हैं। यानी कायरल कार्बन है फिर भी ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री ये एक दूसरे के ऊपर हाफ पार्ट दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाएगा। यानी मैं इसको फोल्ड करूं तो अगर इस पूरे कंपाउंड का लेना होता है तो सीधे उठा कर रखना होता है, लेकिन ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यानी अगर किसी भी कंपाउंड में ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट या लेफ्ट साइड का पार्ट, राइट साइड के पार्ट का मिरर इमेज हो तो ऐसे में ऐसे कंपाउंड को मेजो कंपाउंड बोलते हैं। ये इनांसियोमर्स नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड मेजो टार्टेरिक एसिड। इससे ये भी क्लियर होता है कि देखा, अरे एक बार सर्च कर लिया कायरल है कि नहीं है, तो अरे कायरल दो कार्बन है, चलो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऐसा नहीं करने का। कायरल होने के बाद भी एक और चीज देखने का है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री दैट इज डिससिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज कायरलिटी होने के बावजूद भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव दैट इज मेजो फॉर्म। ये जो होता है आपका दैट इज ऑप्टिकली व्हाट एक्टिव है। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है।
ठीक है। मेजो टार्टेरिक एसिड इज ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, इनएक्टिव है, मेजो आ गया ना। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि कायरल होना अच्छी बात है, कायरल हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो तो बिना देखे ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी वो इनांसियोमर्स का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन कायरल हो और बीच में कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई करे तो पक्का मेजो फॉर्म ही होगा। उसके अलावा एक और एग्जांपल देखिए जो जिसमें कि कायरल कार्बन है लेकिन वो फिर भी आपका मेजो फॉर्म है। एग्जांपल सी, 3 वाली डबल बॉन्ड आपने नहीं देखा होगा। जनरली बोलते हैं कि कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हाईली अनस्टेबल होता है, बट कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप के मॉलिक्यूल्स को अरेंज करके फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, CH3 H नाम कोई भी कर सकता है क्या, 1 2 3 यानी 2 3 पेंटा डाइन। ध्यान से देखिए एक और चीज, अगर डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड एटम की तरह ट्रीट किया जाता है। एक कार्बन ये, एक ये और ये वाला पोर्शन है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे, अगर आप ऐसे रखोगे तो ये वाला पोर्शन इजिली फोल्ड हो जाएगा, तो ये भी आपका एक मेजो फॉर्म ही काउंट होता है। तो ये था आपका मेजो कंपाउंड, यानी जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई करता हो, दैट इज नोन एज मेजो कंपाउंड। अब इसमें एक और भी इसके डायग्राम बन सकते हैं, यानी ये जो टार्टेरिक एसिड है उसके 4 डायग्राम बनते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए मेजो कंपाउंड क्या है। नाउ टार्टेरिक के 4 डायग्राम बनाया जा सकता है। मेजो फॉर्म में ही लेते हैं, मेजो आइसोमेरिज्म मेजो कंपाउंड में ही लेते हैं कि कुछ पार्ट जो मेजो होता है, मेजो फॉर्म में टार्टेरिक एसिड के कितने कंपाउंड बनेंगे, 4 स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। ठीक है, देयर आर 4 स्टेरियो isomers of टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड के 4 कौन कौन सा है, एक तो हमने सिंपल देखा COOH, COOH, OH, OH, H, H। फर्स्ट COOH, और इसकी बात है इसमें ये सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट को हमने क्या किया है, चेंज कर दिया है। ये दूसरा स्ट्रक्चर COOH, ये तीसरा स्ट्रक्चर टार्टेरिक एसिड का, एंड फोर्थ स्ट्रक्चर इज इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH, H, OH, H, COOH। ये आ गया 4 इनांसियोमर्स, सॉरी 4 इसका स्ट्रक्चर आ गया। इसमें से कुछ पार्ट जो है वो इनांसियोमर्स है। कौन कौन सा, अगर मैं इस लाइन का, अगर मैं यहाँ मिरर इमेज डाल दूं तो इसका मिरर इमेज ये बनेगा। ओके और
दूसरा बात है कि इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई करता है, लेकिन इसका मिरर इमेज क्या है आपका, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है। इसका जो मिरर इमेज है वो आपका नॉन सुपर इम्पोजिबल है, जबकि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई नहीं करता है, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन इसका जो मिरर इमेज, सॉरी ये वाला पोर्शन का ये वाला मिरर इमेज देखिएगा तो ये आपस में एक टाइप से मिरर इमेज है, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई नहीं करता है। इसके सामने अगर मिरर रखूं तो ये वाला पार्ट ऑब्टेंड होगा, लेकिन इसके बीच में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो टार्टरिक एसिड का आप कौन सा पार्ट ले रहे हो इस पे डिपेंड करता है। अगर आप मिरर वाला पार्ट लोगे तो ये आपका इनांशियोमर्स होगा। इफ यू आर टेकिंग दिस मिरर इमेज तो ये इनांशियोमर्स होगा, लेकिन ये कंपाउंड मेसोफॉर्म होगा। कैसे? इसके बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई करता है, ठीक है। प्लेन, और ऐसा नहीं कि मेसोफॉर्म जो है स्टीरियोआइसोमेरिज्म का पार्ट नहीं है, सब उसी का पार्ट है, लेकिन ये दिखाया है कि मेसो कंपाउंड है। तो मेसो कंपाउंड का जो मिरर इमेज है ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये दोनों ये आपस में इनांशियोमर्स हो सकते हैं, लेकिन ये कंपाउंड मेसो का फॉर्म है। ओके, व्हाट इज डाई स्टेरियोमर्स? तो ये तो समझ गया आपको, मेसो कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, मैं कंडीशन बताया था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो तो वो इनांशियोमर्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो मेसो कंपाउंड है। और डिपेंड करता है कि कंपैरिजन आपको किसको दिया है। अगर सिर्फ ये कंपाउंड दिया, बोला कि ये कौन सा कंपाउंड होगा, तो अभी से बात है ये मेसो कंपाउंड होगा, बिकॉज इसके बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कायरल कार्बन तो है ही, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो ये मेसो कंपाउंड है। और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होते हैं और नॉन सुपर ये और ये इनांशियोमर्स है, लेकिन ये सिंगल मेसो कंपाउंड है। नाउ नेक्स्ट वन आता है, व्हाट इज डाई स्टेरियोमर्स? डाई स्टेरियोमर्स क्या होता है? तो अभी हमें देखा कि मिरर इमेज ऑब्टेन हुआ, सो द पेयर ऑफ स्टेरियोआइसोमेरिज्म विच आर नॉट इनांशियोमर्स, यानी ऐसा पेयर जो इनांशियोमर्स नहीं है, इसका मतलब कि वो सुपर इम्पोजिबल है, उसको डाई स्टेरियोमर्स बोलते हैं। सो डाई स्टेरियोमर्स का मतलब होता है एनी पेयर ऑफ। यहाँ पे एक और चीज हो सकता है, अभी जो पढ़ा है उसके बेसिस पे आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो कि इनांशियोमर्स तो आ गया, इनांशियोमर्स तो आपने बोल दिया कि जिसका मिरर इमेज बना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा किसी को भी प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर ये ए का ए बना तो ये दोनों इनांशियोमर्स नहीं होंगे, है ना। जिसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाता है वो इनांशियोमर्स नहीं है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि ये मेसो है। पता ना कि इनांशियोमर्स नहीं है तो कौन सा कंपाउंड है? मेसो ना, मेसो एक कंपाउंड है, इनांशियोमर्स पेयर्स को बोलते हैं, जो इमेजेस होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मेसो फॉर्म अलग है, ये नहीं सोचने का कि अगर जैसे P और Q है तो ये, सॉरी P और P का मिरर इमेज है तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसको उठाएंगे तो एग्जैक्टली इसमें फिट नहीं बैठेगा, तो अब इसी बात है ये इनांशियोमर्स है, ठीक है। दिस इज द इनांशियोमर्स। लेकिन जिस इसका ये इनांशियोमर्स होगा, नॉट इनांशियोमर्स,
इसका कतई मीनिंग नहीं है कि ये मेजो है ना। मेजो कंपाउंड होता है जिसमें आपका सिमेट्रिसिटी लाई करता है, कायरल होने के बाद ही सिमेट्रिसिटी लाई करे उसको मेजो बोलते हैं। तो दिस इज enantiomers and which is not enantiomers is known as distereomers, उसको हम distereomers बोलते हैं। So any pair of two compound which is not enantiomers, any pair of stereoisomers which is not enantiomers, जो कि enantiomers नहीं है, is known as distereomers। जो enantiomers नहीं होता है यानी जिसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाए वो डाइस्टेरियोमर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था एक ऊपर का कंपाउंड, ठीक है, जिसमें कि 1 and 3 एनांसियोमर्स नहीं था। अभी हमने देखा ना स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर देखा था, उसमें 1 2 3 and 4 था। मैं शॉर्ट में बनाया था, इसमें क्या था OH OH H और H ऐसे था, इसमें OH H OH H ऐसा था, इसमें इधर H लेता हूँ, इधर OH, इधर OH, तो इधर H और इधर H OH H H OH। तो ये जो पेयर्स हैं इसमें ये दोनों क्या है, एक टाइप से इनांसियोमर्स, लेकिन ये दोनों इनांसियोमर्स नहीं होंगे। दिस इज नॉट इनांसियोमर्स। यानी इसमें है क्या कि अब प्रॉब्लम कहाँ है पता है, कई लोग बोलेंगे कि ये कैसे होगा, मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है नहीं होगा। इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो सुपर इम्पोज होगा, नहीं होगा, इसीलिए ये इनांसियोमर्स है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। ये मिरर इमेज है इसका, नहीं है, तो मिरर इमेज है ही नहीं, तो सारे यानी जो इनांसियोमर्स नहीं है वो सारे के सारे डाइस्टेरियोमर्स में आ जाते हैं। ये इनांसियोमर्स है क्योंकि अगर मैं इसमें मिरर रखूंगा तो ये इसका ये इमेज बनेगा, ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो ये इनांसियोमर्स है। तो इसका मतलब है कि ये डाइस्टेरियोमर्स नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं ये लूं, ये दो पेयर लूं, तो इसका मिरर इमेज तो ये है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये एक डाइस्टेरियोमर्स हो सकते हैं। सिमिलरली ये इसका पेयर बनाऊं तो ये भी एक डाइस्टेरियोमर्स है। क्यों? क्योंकि ये इनांसियोमर्स नहीं है, मिरर इमेज ही नहीं है एक दूसरे का, तो इनांसियोमर्स कहाँ से होगा। ऐसा नहीं कि सारे का सारे डिफरेंट होते इनांसियोमर्स। इनांसियोमर्स का मतलब हुआ मिरर इमेज सुपर इम्पोज ना करें। तो देखिए इसका मिरर इमेज में कभी निकालूंगा तो ये आएगा कि उल्टा ही हो जाएगा। अभी दोनों एक साइड है, मिरर इमेज लूंगा तो ये अपोजिट आएगा, कभी नहीं आएगा। इसका मतलब है ये इनांसियोमर्स तो नहीं है, तो डाइस्टेरियोमर्स है। ठीक है, ये इनांसियोमर्स नहीं है तो डाइस्टेरियोमर्स है। ये इनांसियोमर्स है, ये दोनों है ना इनांसियोमर्स, इसका मिरर इमेज ये है लेकिन सुपर इम्पोज नहीं है, तो ये एक दूसरे का। देखिए मैं इसी एग्जांपल से आपको सारा का सारा चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, यानी जितना भी आपने पढ़ा है उस सब का समरी कर देता हूँ मैं, ताकि अगर पीछे कंफ्यूजन भी हुआ होगा और टर्म्स बहुत सिमिलर है तो हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में कोई चीज उल्टा निकल गया होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से आप
देखिएगा, मैं सारा का सारा चीज इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं। एक ये पार्ट था, एच, ठीक है, कंबाइन कर देते हैं, OH OH कंपाउंड, COOH, ठीक है। तो जितने भी हमने पढ़ा है उसको मैं यहाँ समराइज कर देता हूँ, ताकि अगर पीछे मिस्टेक से कोई वर्ड इंटरमिक्स भी हुआ होगा तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप देखोगे ये 1, 2, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों एक दूसरे का इनांशियोमर्स हैं, यानी 1 and 2 इनांशियोमर्स है, मिरर इमेज है एक दूसरे का। बीच में रखिए तो ठीक उल्टा इमेज हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ क्या होगा, इनांशियोमर्स है। बीच में मिरर रखिए तो ठीक इसका उल्टा इमेज बनेगा। ओके, ये आ गया आपका इनांशियोमर्स। नेक्स्ट 1 and थर्ड डाई स्टेरियोमर्स, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड एंड फोर्थ इज डाई स्टेरियोमर्स है, क्योंकि ये इनांशियोमर्स नहीं है, ठीक है। और आता है मेसो कंपाउंड। तो बताइए इसमें कितने मेसो कंपाउंड है? इसमें 2 मेसो कंपाउंड है, यानी जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता हो। तो देखिए ये इसका ठीक है, इसका मतलब है ये कायरल कार्बन है, लेकिन फिर भी ये देखिए बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई करता है, तो ये मेसो कंपाउंड है, एक पार्ट का दूसरे पार्ट, दिस इज द मेसो कंपाउंड। तो 1 भी मेसो है, यानी 1 भी मेसो कंपाउंड है, दूसरे में भी लाई करता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड 2 ये आपका मेसो कंपाउंड है। ये मेसो कंपाउंड होगा नहीं, क्योंकि इधर करेंगे तो OH H पे नहीं आएगा, सो दिस इज नॉट अ मेसो कंपाउंड। ओके, तो ये आपका जितने पार्ट अभी पढ़ा ये वाला उसके आपका एज अ समरी के फॉर्म में है, ठीक है। ये एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा। नाउ एक टर्म आता है रेसिमाइजेशन और रेसमिक मिक्सचर। आपने पढ़ा है कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस 2 टाइप का होता है, एक ऐसा जो लाइट को लेफ्ट रोटेट करे, एक ऐसा जो लाइट को राइट रोटेट करे, ठीक है। अब ऐसे कंपाउंड को मिक्स करना, ठीक है, द प्रोसेस, द मेथड ऑफ मिक्सिंग ऑफ अ कंपाउंड ऑफ D टाइप एंड L टाइप इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। यानी D टाइप के कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है और L टाइप के कंपाउंड को इंटर मिक्स करना रेसिमाइजेशन कहलाता है, ठीक है। सो रेसिमाइजेशन एंड रेसिमिक मिक्सचर। सो व्हाट इज रेसिमाइजेशन? यानी रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि ऑप्टिकल यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड
एंड लीवो रोटेटरी कंपाउंड के मिक्सर को रेसिमिक मिक्सर बोलते हैं, एंड द प्रोसेस इज नोन एज रेसिमाइजेशन. सो रेसिमिक मिक्सचर का मतलब हुआ कि डी टाइप कंपाउंड यानी डी एंड एल का मिक्सचर. इक्विमोलर मिक्सर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा. यहाँ पे एक और टर्म आता है, एक ऐसा नहीं कि 5 ग्राम ये ले लिया 10 ग्राम ये लिए. दिस इज द इक्विमोलर मिक्सचर, GLN, इक्विमोलर मिक्सचर. इक्विमोलर होने से फायदा क्या होता है, देखिए ये डेक्स्ट्रो क्या कर रहा था, लाइट को राइट रोटेट कर रहा था, एंड लीवो क्या कर रहा था, लाइट को जो है लेफ्ट रोटेट कर रहा था. तो जब हम रेसिमिक मिक्सचर से लाइट पोलराइज लाइट को पास करेंगे तो डी जो है वो अगर राइट रोटेट करने की कोशिश करेगा तो जो एल है वो लेफ्ट रोटेट करने की कोशिश करेगा. एंड दोनों इक्विमोलर है, यानी दोनों का अमाउंट सेम है. इसका मतलब हुआ है कि एक कंपाउंड जितना राइट रोटेट करने की कोशिश करेगा दूसरा कंपाउंड उतना लेफ्ट रोटेट कर देगा. सो ओवरऑल रोटेशन क्या होगा, कैंसिल. यानी रेसिमिक मिक्सचर से होकर के अगर मैं पोलराइज लाइट को पास करूं तो वो सीधे के सीधे क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है. तो हम ये बोल सकते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. यानी ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे, ऑप्टिकली इनएक्टिव जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट ना करे, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव. एंड रेसिमिक मिक्सचर में डी और एल सॉरी दोनों है, दैट्स व्हाई इसको हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं. एंड ये जो मिक्स करने का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन. सो जो मिक्सर मिलता है वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका मतलब हुआ कि क्यों एक्टिव हुआ कि एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देता है. तो मिक्स करने का प्रोसेस रेसिमाइजेशन, एंड किसी कंपाउंड से यानी रेसिमिक मिक्सर से डी डेक्स्ट्रोरेटेटरी को और लीवोरेटेटरी को सेपरेट करने के प्रोसेस को रिजोल्यूशन बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन. सेकेंड इज रिजोल्यूशन, यानी रेसिमाइजेशन का ठीक उल्टा प्रोसेस को रिजोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, यानी द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ D and L from racemic mixture is known as resolution. इसको हम resolution बोलते हैं. ठीक है, नाउ एक और चीज, इनांसियोमर्स में क्या था, एक उसका मिरर इमेज. तो ध्यान रखिएगा कि अगर दो इनांसियोमर्स है मतलब इनांसियोमेर्स है तो अगर फर्स्ट वाला लाइट को लेफ्ट रोटेट करता है तो उसका मिरर इमेज लाइट को राइट रोटेट करेगा, यानी उससे भी रोटेशन में डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, नाउ दूसरा, ये तो नॉर्मली हुआ कि जब इनांसियोमर्स नहीं हुआ तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए एक आता है आपका वॉल्डेन इन्वर्जन. वॉल्डेन इन्वर्जन एक ऐसा मेथड है जिसके हेल्प से आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड को लीवो रोटेटरी कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं बाय केमिकल रिएक्शन. सो हम पढ़ेंगे वॉल्डेन इन्वर्जन. वॉल्डेन इन्वर्जन मीन्स कन्वर्जन, यानी एक से दूसरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे करते हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डी टाइप को एल टाइप में, एल टाइप को
डी टाइप में कन्वर्ट करने का ये प्रोसेस है। दिस इज वॉल्डेन इन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ interconversion of D to L or L to D is known as Walden inversion। इसको हम वॉल्डेन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। मेलिक एसिड का फॉर्मूला 2C ऊपर में COOH ग्रुप, नीचे में CH3COOH ग्रुप, हेयर इधर OH कर दीजिए, इधर H कर दीजिए, ठीक है। इसको हम डी मेलिक एसिड बोलते हैं। पता है नोमेनक्लेचर में डी मेलिक एसिड, डी माइनस लिख जाए समझ जाएगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है। ओके, डी मेलिक एसिड को जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं एंड वॉल्डेन इन्वर्जन होता है तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है, देखिए COOH, CH3, COOH, इधर बन जाता Cl और इधर हो जाता आपका H, यानी एक साइड जो OH रहता है, ठीक है, उसको रिमूव करके क्लोरीन आता है, लेकिन उल्टा में प्रोसेस में एक साइड से टूटा OH, दूसरे साइड से Cl आ गया। अब ये इंटरमीडिएट प्रोसेस है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि मॉइस्चर के प्रेजेंस में सिल्वर ऑक्साइड करते हैं तो ये COOH, CH3, COOH, यहाँ पे आ गया आपका H और फिर से आ गया OH। तो देखिए ये वाला और ये वाला ठीक एक दूसरे का एक टाइप से मिरर इमेज है। और अभी बताया कि मिरर इमेज यानी लेफ्ट साइड वाला अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो मिरर इमेज उसका लिबो रोटेटरी हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल मेलिक एसिड। तो वॉल्डेन इन्वर्जन का यूज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये लीवो में कन्वर्ट हुआ है लेकिन सेम वाला टर्म नहीं है, इसको एल लीवो यानी सक्सेनिक एसिड बोलते हैं। इस जो फार्मूला है एल क्लोरो सक्सेनिक एसिड, ठीक है। तो वॉल्डेन इन्वर्जन का यूज किया जाता है किस पर्पस के लिए, इंटर कन्वर्जन करने के लिए। ओके, तो ये था आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट, ठीक है। अब इसका नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन बाकी है। इसके नोमेनक्लेचर के लिए भी आता है, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो नोमेनक्लेचर होता है वो भी किया जाता है। उसमें दो टाइप का नोमेनक्लेचर होता है, डी और एल, जो कि बहुत ओल्ड मेथड है। अभी जो चलता है वो आपका है RNS इंटर कन्वर्जन मेथड, RNS नोमेनक्लेचर। तो हम देख लेते हैं फटाफट इसका नोमेनक्लेचर है क्या। द टू टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर, और उस नोमेनक्लेचर के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारा है, यानी इसको नोमेनक्लेचर करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा है। मैं डायरेक्टली आपको विद एग्जांपल ही रूल्स एंड रेगुलेशन बता दूंगा। आर दैट इज रेक्टस, फुल फॉर्म होता है आर का रेक्टस, आर एंड एस सिनिस्टर लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है एस नॉमन
नॉमेनक्लेचर, आर एंड एस नॉमेनक्लेचर भी इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर, यानी आपको सिर्फ नॉमेनक्लेचर तो बाद की बात है, सिर्फ सिंपल में आर और एस लग जाता है, लेकिन सबसे प्रॉब्लम होता है चेक करने में कि ये आर है या आपका एस है, रिएक्टर्स एंड लेमन। तो इसमें पहला आता है आपका सीरीज में, यानी कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं बता दूं आपको कि आर और एस करने के लिए, ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैं 2-3 एग्जांपल बता दूं, जैसे कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है और ये फ्लोरीन है, ठीक है। इसको, ये ऑब्वियस सी बात है ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि चारों के सारे पार्ट क्या है, अलग है, कायरल सेंटर है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये। इसका ये रेक्टस है या सिनिस्टर है। तो सबसे पहले होता है नंबरिंग करना, तो जो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का होता है, तो उसका नंबरिंग 1 से कर, यानी जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है उसको हायर प्रायोरिटी मिलता है, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद आयोडीन, ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद फ्लोरीन, ठीक है। अब रेक्टस क्या था, राइट, यानी क्लॉकवाइज, यानी अगर अब जैसे नंबरिंग कैसा है 1 2 3, अगर ऐसा होता कि 1 2 3 4, तो नंबर्स कैसे घूमते हैं हम, 1 2 3, ये कौन सा है, लेफ्ट साइड, तो यानी ये जो भी नाम होता इसमें एस लग जाता, यानी ये एस नॉमेनक्लेचर, एस फॉर्म है, अभी आपको बताएंगे। एंड अगर यहीं पे, अगर यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 3 होता, तो हम नंबरिंग करेंगे, हायर से लोअर जाएंगे, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ये किधर घूम रहे हैं हम, राइट साइड, तो इसका नाम हो जाता आर। तो सबसे पहले जो कंपाउंड दिया रहेगा जिसका नॉमेनक्लेचर आरएनएस से, उसका पहले नंबरिंग किया जाता है, एंड नंबरिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा आयोडीन का है, ठीक है, दूसरा क्लोरीन का है, तीसरा आपका ब्रोमीन का है, सॉरी ब्रोमीन का है, और चौथा आपका फ्लोरीन का है। तो सबसे पहले होता है नंबरिंग, 3-4 एग्जांपल्स आप देखेंगे तो ऑलरेडी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, ठीक है, तो ये क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, मीथेन, बट उससे पहले एस और आर लगाना पड़ेगा, और उसी का नॉमेनक्लेचर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। कई बार क्या कर देते हैं कि चलिए 1 2 है लेकिन 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो पहले इसको सीरीज में लाना होता है। पहले ये समझ दिया, एक और चीज बता देता हूँ, इसका नॉमेनक्लेचर समझ आ गया। एक दूसरा देखिए जिसका नॉमेनक्लेचर आपको बताता हूँ, सी है, COOH है, CH3 है, OH है और H है, लैक्टिक एसिड था। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो इस कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, इस कार्बन से पहले अटैच है कार्बन, ठीक है, फिर अटैच है इसमें हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, O का, तो इसको मिलेगा नंबर 1। दूसरा, इससे ये भी कार्बन से अटैच है और ये भी कार्बन से अटैच है, तो फिर कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो अगर एक कार्बन से दोनों सेम एटॉमिक नंबर कनेक्टेड हो तो उसके जस्ट बाद वाला एटम देखते हैं, तो इस कार्बन और इस कार्बन से तो ये अटैच है, तो इसको हम ऐसे बेसिस पर नॉमेनक्लेचर कर ही नहीं सकते हैं। तो और अगर आप बोलोगे चलो CH3 कर देते हैं, तो नॉमेनक्लेचर करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही नहीं है, क्योंकि ये कार्बन कायरल है नहीं है, दो सेम ग्रुप आ गया, तो जो कायरल नहीं होता है
वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, तो फिर RS क्या कोई नॉमेनक्लेचर, नॉर्मल नॉमेनक्लेचर होगा, RS नहीं, इसलिए ध्यान रखिएगा। COOH, तो पहला कार्बन है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम 6 इसमें दूसरा एटम ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें दूसरा एटम क्या है, हाइड्रोजन है, और कोई है नहीं है, तो इसका प्रायोरिटी आ गया। कार्बन कार्बन सेम था, कार्बन के जस्ट बाद में देखा तो ऑक्सीजन, इसके बाद हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ये इसका प्रायोरिटी मिलेगा 2, इसका प्रायोरिटी मिलेगा 1। अब देखिए इन दोनों की बात करो तो अब इस बाद इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है कार्बन, तो 3, और ये हो गया आपका 4। ठीक है, इस दो टाइप के ही पोर्शन आएंगे, समझ गया कि आपको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग वेटिंग डालना है। और अगर 1 2 3 इस साइड जाने से मिलता है यानी राइट साइड, तो राइट के लिए क्या है आपका रेक्टस, और अगर लेफ्ट जाने से मिलता है तो लेफ्ट के लिए क्या है सिनिस्टर। तो जो नॉमेनक्लेचर होगा उसमें आपका रेक्टस एंड सिनिस्टर क्या करने का, ऐड कर देने का। तो जैसे ये वाला पार्ट है तो 1 2 3 4, तो वैसे तो देख के बता सकते हैं, लेकिन सबसे पहला काम होता है इसमें आपको इस नंबर्स को सीरीज में लाना। अब ये नंबर सीरीज में नहीं है, 1 2 4 एंड 3 पोर्शन है, ये सीरीज में नहीं है, तो आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा। अब अरेंजिंग का टेक्निक देखिए, ये दो टाइप के ही समझ गया, एक तो मैंने अलग अलग एटॉमिक नंबर ले लिया था वो, और दूसरा कि सेम एटम आ गया तो फिर क्या करने का, तो फिर नेक्स्ट वाला देखने का। अगर मान ली दूसरा भी सेम आ जाता, जैसे मान ली एल्डिहाइड डाल देता, जैसे यहाँ पे CHO CH3 OH और H होता, तो इसका चलो प्रायोरिटी 1 है, डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। फिर इसकी बात करो तो कार्बन 6 है, दोनों सेम है, दूसरा हाइड्रोजन है, इसका दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन है, इसका हाइड्रोजन ही है, यानी इसका प्रायोरिटी 2 हो जाएगा। यानी जब तक मैच करते रहेगा तब तक आगे आगे क्या करने का, आपका शिफ्ट होते रहने का। जितना आगे आप शिफ्ट होगे उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या करने का, नंबर डालने का। ठीक है, नाउ अब देखिए इसके लिए हम नॉमेनक्लेचर के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे अपने पास ये है, ठीक है, 1 2 4 3 है, तो प्रॉब्लम है, तो पहले नंबरिंग करना पड़ता था। नंबरिंग के लिए 2-3 स्टेप आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एक 180 से रोटेट करना है और बाकी को 90 से रोटेट करना है। देखिए कैसे, किसी एक एटम को फिक्स करना पड़ेगा। मेथड ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही पूछ दिया तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं, और पता लगा इसी से क्वेश्चन पूछा और यही नहीं कर पाए। चलिए मैं देता हूं इसका नॉमेनक्लेचर 1 2 3 4। तो कई बार ऐसा बोलते हैं कि जो लोअर वाला है उसको टॉप पे लाना होता है, ठीक है, लोअर वाले को, लेकिन वो सब करने की जरूरत नहीं है, इसका मैं बता देता हूं मेथड। अब करिए क्या, किसी भी एक एटॉम को फिक्स कीजिए। जैसे मैंने इसको फिक्स कर दिया, इसको कुछ मत करना, ये जैसा है एज इट इज रहेगा। या आप चाहो तो इसको फिक्स कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको फिक्स कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको फिक्स कर दिया, यानी इसको कुछ नहीं करना है आपको। पहला स्टेप, एक को फिक्स किया, इसको 180 से इंटरचेंज कर दो। स्टेप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको फिक्स किया रहता तो भी इसी को इंटरचेंज करता, अगर मैं इसको फिक्स किया रहता तो इसको इंटरचेंज किया रहता है, और अगर मैं इसको फिक्स किया रहता तो इसको इंटरचेंज करता। तो क्या करना है, पहले किसी एक एटम को ज्यादा सहूलियत होता है कि वर्टिकल लाइन में जो रहता है उस नीचे वाले को एक को आप पकड़ डालो। ठीक है, कर दिया, और हॉरिजॉन्टल वाले को क्या कीजिए 180 से इंटरचेंज कर दीजिए। तो मैं 180 से इंटरचेंज करूंगा तो मैं पहला स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, सिर्फ इंटरचेंज किया, पहला स्ट्रक्चर मिलेगा आपका
H OH COOH CH3। ओके, यानी ये कितना था 2, ये कितना था 4, ये कितना था 3, ये कितना है 1। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो पहला स्टेप किया है, यानी नीचे वाले को फिक्स किया और 180 वाले को क्या करना है, इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद का स्टेप है, अब ये किया, उस ये करने के बाद इसको इंटरचेंज कीजिए। दूसरा स्टेप, अगर मैं इसको इंटरचेंज करता हूं तो क्या मिलेगा, OH, हाँ इसके अकॉर्डिंग देखने का, यानी पहले मैंने इसको इंटरचेंज किया, फिर बाद में इसको इंटरचेंज, तो इसको इंटरचेंज किया तो ये मिला। अब इसको इंटरचेंज कीजिए तो OCOH, ये निकल जाएगा 2, ये कितना है 1, और यहां क्या मिल जाएगा H, जो कि क्या है आपका 4, और यहां क्या मिल जाएगा आपका 3, यानी CH3, जिसको कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं कि ये लाइन में आ गया तो चेंज कर दे, ऐसा नहीं करने का, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि 1 3 2 मिल गया तो चलो ठीक है कर देने का, ना ना। करना क्या होता है कि एक बारी जितना आपने 180 से घुमाया, उस चीज को कैंसिल करने के लिए 2 बारी 90 90 से घुमाना पड़ता है। तो एक बारी 180 से किया तो ये मिला, फिर ये करने के बाद में ये मिला, और अब इसको इंटरचेंज करना है तो क्या मिलेगा, थर्ड स्टेप में जब आप हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, तो देख के बता दो, अच्छा ऐसे चेंज करना तुरंत हो जाएगा, स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए इसको इंटरचेंज करेंगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा वहां पे, ये है आपका 1 COOH, ये है आपका 2 CH3, ये आपका 3, और ये हो गया आपका 4। अब क्या किया, एक बारी जितना 180 से मैं इसको ले गया था, मैंने बार बार उसको 2 बारी इंटरचेंज करके कैंसिल कर दिया, यानी जिधर जितना मूव इधर किया था उतना ही मूव कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। कर ही सकते ना, किसी चीज को ले जा करके और फिर वहीं पे खड़ा कर दूंगा तो सेम ही हो गया। तो पहले मैंने इसको इंटरचेंज किया, उसके बाद में इसको कैंसिल करने के लिए 2 बारी 90 90 से इंटरचेंज किया, तो एक बार ये इंटरचेंज किया, फिर इसको इंटरचेंज किया, फिर इसको इंटरचेंज किया तो ये मिला, इसको किया तो ये किया तो ये, और ये किया तो ये। अब देखिए 1 2 3 कितना आया 1 2 3, तो एरो घुमाइए 1 2 3, ये कैसा हो रहा है क्लॉकवाइज, यानी अगर इससे रिस्पेक्ट में देखें तो राइट आया। इसका मतलब है कि इसका नाम हो जाएगा R लैक्टिक एसिड, ब्रैकेट में डाल देते हैं, और ये रेक्टस हो जाएगा, दिस इज द रेक्टस। ओके, तो स्टेप अगर आप फॉलो करते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे एग्जांपल है, ये कर दिया, हाँ लगातार नहीं हो, 1 2 3, ठीक है ठीक है। तो स्टेप्स ध्यान रखना है, आपको किसी एक को फिक्स करना है, जिसको फिक्स करोगे उसको कुछ नहीं करोगे, ठीक है। और बेस्ट होता है वर्टिकल लाइन में नीचे वाले को फिक्स कर दो, ऐसा नहीं कि दूसरा नहीं आएगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए, जैसे मैंने नीचे किया है उसको फिक्स कर दो, क्यों चेंज करने का। तो पहले क्या किया, जो कंपाउंड दिया रहेगा उसके वर्टिकल लाइन को एक को फिक्स कर दिया, पहले इसको इंटरचेंज किया, तो OH इधर H इधर। अब
180 से ये कितना है 180, ये कितना है 90, और ये कितना 90। तो जहां से चला था फिर वहीं पे पहुंचा दिया, एक बारी 180 करके दूसरा बारी 90 करके। तो पहले ये किया, फिर इसको इंटरचेंज किया, फिर इसको इंटरचेंज किया, एंड फाइनली एक नंबर आ गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड का था। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, या मैं देता हूं तो वीडियो को पॉज करके आप पहले सॉल्व करके देखना और उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है। कंपाउंड है C2H5, ओके, ये OHCH2, ओके, और इधर है, मतलब ये जो कंपाउंड है ये आपका CH2OH, CH2OH, ये है H, और ये दे रखा है CH3। इसका ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑब्वियस सी बात है, क्यों, कायरल कार्बन है, इस कार्बन से सारे के सारे पोर्शन क्या है, अलग अलग है, कायरल कार्बन है। इसका पहले नंबर लिखना पड़ेगा, तो नंबर लिख लेते हैं। तो कहा गया, किसका नंबर 1, कार्बन कार्बन। दूसरा करेंगे, ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जो है, यानी इसमें ये दे रखा है OHCH2, नहीं होता तो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसी बात, इसका नंबर क्या हो जाएगा 1। वो जैसा कंपाउंड दिया रहेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उल्टा नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। 1 है, और इस फिर इसमें प्रॉब्लम आएगा, तो इसमें कार्बन कार्बन, दूसरा भी क्या है इसमें कार्बन है, तो इसका प्रायोरिटी आएगा 2 आएगा, ये 3 आएगा, और ये 4 आएगा, 1 2 3 4। फिर से प्रॉब्लम आया, अब क्या करने का, इसको होल्ड कर दीजिए। तो C2H5 CH1 है, और OHCH2 है, या आप जो लिखना चाहो अभी यहाँ पे, तो OHCH2 CH2OH, ओके, एंड ये आपका CH3 जो थर्ड है, और ये सेकेंड है। तो आपने क्या किया, 180 डिग्री से ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, पहला। फिर क्या करना है, इसको करना है इंटरचेंज। तो ये क्या मिलेगा, H+1 कहां से आ गया, सॉरी 4 था, 4 C2H5 CH3, इसको कुछ करना ही नहीं था, OHCH2 जो कि 1 था, और ये था आपका 2, ओके। पहले इसको इंटरचेंज किया तो ये आया, इसको इंटरचेंज किया तो ये आया। अब किसको इंटरचेंज करेंगे, इस वाले पोर्शन को, तो क्या आएगा, C यानी OHCH2 C2H5 CH3 फिक्स था, ये पोर्शन कहाँ पे आ जाएगा, H पे। तो 1 2 3 R। और ऐसा नहीं है कि सारे रेक्टस ही आते हैं, सिनेस्टर भी आते हैं। एक एग्जांपल है, उसमें सिनेस्टर आया हुआ है। देखिए मैं सिनेस्टर एग्जांपल दे देता हूँ, सेम प्रोसेस है, खाली मेथड अलग दिया हुआ है। तो एक सिनेस्टर है, एक आपका रेक्टस है, डिपेंड करता है अरेंजमेंट किस टाइप से है। और लैक्टिक एसिड हमेशा सिनेस्टर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, अरेंजमेंट चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगा। तो ये पता लगा मैं कि मैं एक सिनेस्टर का आपका एग्जांपल दे देता हूँ।
एंटी क्लॉकवाइज का। बाकी सारे जो है वो ठीक है। सिनेस्टर में तो एक निकाला था हमने 1 2 3 4 सारे ऑलमोस्ट रेक्टस के ही हैं। सिनिस्टर का ये था ना C Br2 I H NCl 1 2 3 4। इसका आप करोगे तो ये सिनेस्टर आएगा, इंटरचेंज करके आप देख सकते हो रेक्टस एंड सिनेस्टर। ये नॉमेनक्लेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आते हैं, बहुत इजी होता है, बहुत इजी पोर्शन में होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स आते हैं कहाँ पे, घुमाने में। अगर ठीक से आपने रोटेट नहीं कर पाया तो वो पोर्शन उल्टा आएगा। ठीक है, रेक्टस एंड सिनेस्टर ये आपको नॉमेनक्लेचर था। इसी में एक छोटा सा टॉपिक आता है फिशर प्रोजेक्शन एंड वेज मेथड जिसको बोलते हैं। फिशर प्रोजेक्शन एंड वेज मेथड। वेज मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कंपाउंड 3D में है, कुछ पार्ट क्या होता है कि इनसाइड में, कुछ पार्ट आउटसाइड है, तो दिखाते कैसे हैं, ये देखिए वेज फॉर्मूला या वेज रिप्रेजेंटेशन। ये इजी है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। वेज फॉर्मूला, वेज फॉर्मूला में है क्या कि जैसे मान लीजिए कि कार्बन है, ओके, इससे 2-3 चीजें अटैच है, ये इस साइड से रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ा होगा, इसको वेज फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कंपाउंड है ABCD, ये भी बाउंड ही है। बस वेज में दिखाते क्या है कि ये जो डॉटेड लाइन होता है ये दिखाता है इनवर्ड टू दी प्लेन। यानी अगर इस कार्बन का डायरेक्टली नीचे दिखा दूं तो मुझे दिखाई नहीं देगा, तो इसका मतलब है ये अगर C है तो B वाला एग्जैक्टली पार्ट उसके नीचे में है। तो ये जो लाइन होते हैं ना वो दिखाता है आपका इनवर्ड टू द प्लेन, एंड जो डीप लाइन होता है वो दिखाता है आउटवर्ड। यानी ये कार्बन है तो ये कार्बन जो कनेक्टेड होगा वो यहाँ पे कनेक्टेड होगा, यानी आउटवर्ड दी प्लेन। यानी ये जो बॉन्ड है ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है, बट खाली रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि वो 3D में है तो नीचे है कि ऊपर है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपका दिखाता है आउटवर्ड टू दी कार्बन, कार्बन के रेस्पेक्ट में बाहर, कार्बन के रेस्पेक्ट में अंदर, और ये जो है दिखाता है इन प्लेन। यानी ये जो बॉन्ड है ये दिखाता है कि ये मान लीजिए अपना व्हाइट बोर्ड है, ये प्लेन है, और ये दिखाता है कि ये व्हाइट बोर्ड से बाहर की ओर है, और ये बॉन्ड दिखाता है अंदर की ओर। यानी D एलिमेंट जो है वो कार्बन के अंदर लगा हुआ। तो इसे समझ जाने का रिप्रेजेंटेशन का 3D रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है ये। ठीक है, प्लेन इनवर्ड, प्लेन आउटवर्ड। और इसी को, इसको थोड़ा सा टफ हो रहा था लिखना, तो फिशरमैन जो एक आपका साइंटिस्ट है फिशर, वो उन्होंने इस चीज को मॉडिफाई करके सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे कि चलो आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो कुछ नहीं करने का, यहाँ लिख दीजिए A, यहाँ लिख दीजिए B, ये आउटवर्ड टू दी प्लेन है, तो जो प्लेन वाला पोर्शन आउटवर्ड है उसको आप राइट साइड लिख दीजिए। तो ये आउटवर्ड क्या है C, इसको लिख दीजिए इनवर्ड। इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन और फिशर फॉर्मूला। यानी फिशर ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया कि जो प्लेन में बॉन्ड है
उसको वर्टिकल लाइन पे शो कर दीजिए, जो आउटवर्ड है उसको राइट साइड लिख दीजिए, और जो इनसाइड द प्लेन है उसको इनवर्ड रख दीजिए। दिस इज कॉल्ड फिशर फॉर्मूला। ये सिंपली रिप्रेजेंट करने का आपका क्या है, तरीका है। ओके, तो ये पार्ट था आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। अब सेकेंड पार्ट आएगा वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड देन आएगा आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करें। बोला था ना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म काफी लंबा टॉपिक है। ठीक है, फिर यही चीजें आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, फिर वहां भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड पढ़ना पड़ेगा। तो ये इस ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पार्ट था, ठीक है, वो आ गया। अभी RSN आया है, आगे आपका ज्योमेट्रिकल में भी नॉमेनक्लेचर्स वगैरह आएंगे, जो अपने सिस आएंगे, ट्रांस आएगा। ठीक है, वो पोर्शन भी आपका आएगा। ठीक है, तो वो सब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।